नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना संकट की। देश में कोरोना के हालात काबू में आ रहे हैं। कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। पीएम मोदी कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कल कस्टमाइज क्रैश कोर्स की शुरुआत करेंगे। और कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं पर ज्यादा बुरा असर डाला है। कोरोना के ताजा हालात से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना कंट्रोल। देश में मंगलवार की तुलना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 67,256 नए केस सामने आए, जबकि मंगलवार को 62,176 नए केस आए थे। 24 घंटे में 2,329 लोगों की इस महामारी की वजह से मौत हो गई। कल 1,03,000 लोग रिकवर होकर घर लौटे। देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 8,21,000 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना योद्धाओं के लिए एक नई सौगात लेकर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कल कस्टमाइज क्रैश कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई है कि इसके तहत 26 राज्यों में 111 केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें देश भर के 1 लाख कोविड योद्धाओं की प्रतिभा और कौशल को और बढ़ाया जाएगा। कल इस कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक 6 साल के बच्चे की मां की उनकी साहस के लिए तारीफ की है। गाजियाबाद में रहने वाली पूजा वर्मा और उनके पति गगन कौशिक ने कोरोना संक्रमित होने के बाद खुद को अपने बेटे से अलग कर लिया था। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में वर्मा ने एक कविता के जरिए मां के तौर पर अपनी तकलीफ और चुनौती को बयां किया है। इस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें पत्र लिखा और परिवार की खैरियत पूछते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि इन परिस्थितियों में भी आप और आपके परिवार ने साहस के साथ कोविड से लड़ाई लड़ी। कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल करने के आरोपों को केंद्र सरकार ने अफवाह करार दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान दिया है कि बछड़े के सीरम का प्रयोग वैक्सीन बनाने में काम आने वाले वायरसेल विकसित करने के लिए तो होता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट यानी कोरोना वैक्सीन में काफ सिरप का इस्तेमाल नहीं होता है। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया है। कोवैक्सीन टीके में बछड़े का खून मिलाने के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कोवैक्सीन पर कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर महापाप किया है। कांग्रेस के सोशल मीडिया के नेशनल कन्वीनर गौरव पांधी ने आक्षेप लगाया है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम होता है। संबित पात्रा ने कहा कि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी बताएं कि उन्होंने वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ली। कोरोना टीके के बाद हुई मौतों पर सवाल के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से होने वाली मौतों की तुलना में टीकाकरण में मृत्यु होने का रिस्क बहुत ही कम है। एक दिन पहले आई रिपोर्ट में टीके की वजह से देश में अब तक सिर्फ एक मौत की बात सामने आई थी। अब मंत्रालय ने साफ किया है कि टीका लेने के बाद जो भी मौतें हुई हैं वो टीके की वजह से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी दूसरी परेशानियों के चलते हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने गर्भवती और बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं पर बुरा असर डाला है। ऐसी बड़ी संख्या में महिलाएं मौत की शिकार हुई हैं। ICMR की स्टडी में ये परेशान करने वाला खुलासा हुआ है। पहली लहर में इनमें सिम्प्टोमेटिक केस 14.2% था, जो कि दूसरी लहर में बढ़कर 28.7% हो गया। पहली लहर में जहां इनमें मृत्यु दर 0.7% थी, वहीं दूसरी लहर में 5.7% हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना की 212 नए केस आए। इसके साथ ही संक्रमण दर और नीचे गिरकर 0.27% पर रह गया है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या सिर्फ 2,749 रह गई है, जो 17 मार्च के बाद सबसे कम है। 24 घंटे में महामारी से 25 लोगों की मौत हुई है। इस बीच राजधानी में एक बार फिर 18 साल से ऊपर वालों के टीके की किल्लत हो गई है। हालांकि सरकार के मुताबिक 20% युवाओं को टीका लगाया जा चुका है। देश में अब तक लग चुकी वैक्सीन की डोज का आंकड़ा 26 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। इसके साथ ही देश में 16% आबादी को अब तक कम से कम वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। वहीं 3.7% आबादी ऐसी है जो दोनों डोज ले चुकी है। सबसे ज्यादा 2.6 करोड़ डोज वैक्सीन महाराष्ट्र में लगाई गई है। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने की ओर है, लेकिन सावधानी हटने पर खतरा बढ़ सकता है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका बनी हुई है, इसलिए आप लापरवाही कतई न बरतें। दिल्ली में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए 5,000 हेल्थ वर्कर्स को खास ट्रेनिंग देने का ऐलान किया गया है। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मेडिकल स्टाफ की कमी को ध्यान में रखते हुए 5,000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने का प्लान बनाया है, जिन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए आवेदन करने वालों को 12वीं पास होना चाहिए और उनकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आवेदन आज से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे।
केंद्र ने दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ऑक्सीजन डेथ ऑडिट कमेटी को खारिज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने तय किया था कि अगर किसी के अस्पताल में ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई तो दिल्ली सरकार उसे मुआवजा देगी। इस बात के लिए कोर्ट के आदेश पर कमेटी बनाई गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस कमेटी को खारिज कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में कई फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान देश भर में 730 डॉक्टरों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 115 डॉक्टरों की मौत बिहार में हुई है, जबकि दिल्ली में 109 डॉक्टरों की जान इस महामारी की वजह से चली गई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर जान गंवाने वाले डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। हरिद्वार में पिछले दिनों हुए कुंभ मेले में किए गए कोविड टेस्ट में फर्जीवाड़ा करने के आरोपों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने दोषियों पर एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। हरिद्वार में 5 स्थानों पर टेस्ट करने वाली दिल्ली और हरियाणा की लैब के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इन लैब ने कई ऐसे लोगों के टेस्ट रिपोर्ट जारी किए थे जो कुंभ गए ही नहीं थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। लॉकडाउन के चलते एक महिला और उसके 5 बच्चे 2 महीने से खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। जब भूख की वजह से सभी की हालत ज्यादा खराब हो गई तो मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई। महिला के पति का पिछले साल ही निधन हो चुका है। महाराष्ट्र में रोजाना आने वाले कोरोना के नए केस में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 10,000 से ज्यादा नए केस आए। 15 जून को राज्य में 7,600 केस आए थे। महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े को लेकर भी बड़ी चिंता बनी हुई है। 24 घंटे में 1,236 लोगों की मौत सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। हालांकि ये आंकड़े एक दिन के नहीं है, बल्कि पूर्व में हुई मौतों के नए सिरे से रिकॉर्ड में आने से ये आंकड़ा बढ़ा है। अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामले खत्म हो सकते हैं। राज्य में संक्रमण के मामले लगातार तेजी से कम हो रहे हैं। 24 घंटे में राज्य में सिर्फ 251 नए केस ही आए हैं, जबकि 49 लोगों की मौत हो गई। राज्य के ज्यादातर शहरों में रोजाना 10 से कम केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2,86,000 से ज्यादा लोगों की कोविड टेस्ट किए गए। इनमें संक्रमण की पॉजिटिविटी दर मात्र 0.1% रही। राजस्थान में अनलॉक 3 की गाइडलाइन के अनुसार मॉल, जिम, रेस्टोरेंट और परिवहन सेवा की शुरुआत हो गई है। छूट मिलने के पहले दिन कई जगहों पर एहतियाती उपाय दिखे तो कुछ जगहों पर पहले दिन से ही लापरवाही दिखने लगी। लंबे अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब मॉल खुलेंगे और कब जिंदगी पटरी पर आएगी। लिहाजा अब आप तस्वीरें देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अनलॉक के पहले चरण में बुधवार को शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए हैं। राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अभी मॉल्स को 50% स्टाफ के साथ खोला गया है। एक वक्त में मॉल में 30 लोगों की एंट्री करने की इजाजत दी गई है। पहले दिन मॉल में बहुत कम लोग देखने को मिले। मॉल में सैनिटाइजेशन भी लगातार किए जा रहे हैं। मॉल्स में निजी अस्पतालों के साथ मिलकर लोगों को टीका लगाने का भी इंतजाम किया गया है। दुनिया के कई देशों में लोगों को मास्क से आजादी मिल रही है। फ्रांस में आज से मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा। इजराइल में तो अब इंडोर में भी मास्क नहीं लगाने की छूट होगी। और दक्षिण कोरिया ने किस वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाले भारतीयों का स्वागत किया है, देखते हैं टॉप 9 महामारी 2021। फ्रांस में कोरोना महामारी के काबू में आने के बाद वहां की सरकार ने अब बड़ी राहत का ऐलान किया है। फ्रांस में आज से मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसके साथ ही 20 जून से कोरोना कर्फ्यू भी हटाने का ऐलान किया गया है। हालांकि फ्रांस की सरकार ने कहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों और स्टेडियम में जाने पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हालांकि फ्रांस में अब भी औसतन रोजाना 3,500 से ज्यादा केस आ रहे हैं। इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है जहां कुल आबादी का 85% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 300 के नीचे आने के बाद सरकार ने अब इंडोर में भी मास्क नहीं लगाने की छूट दे दी है। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि अगले 20 दिनों में इजराइल पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाएगा। इजराइल में पिछले हफ्ते से 12 से 15 साल के बच्चों का कोरोना टीकाकरण अभियान चल रहा है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि अगर कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले भारतीय 1 जुलाई से उनके देश की यात्रा करते हैं तो उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा। दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राजदूत शिन बोंग किल ने कहा कि अगर किसी ने कोवैक्सीन लगवाई है तो उसे 2 हफ्ते क्वारंटीन रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन ले लिया है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत वो बिना क्वारंटीन हुए भी यात्रा कर सकते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि पिछले 50 दिनों में दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से घटे हैं। कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी आई है। मंगलवार को दुनिया में 3,67,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 8,808 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई।
देश में कोविशील्ड वैक्सीन को 2 डोज में बढ़ाए गए अंतराल को कम करने की योजना को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी टीकों की कमी और सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए झूठे नारे देने में जुटी है। राहुल के बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पलटवार करते हुए कहा कि कोविशील्ड की डोज के बीच अंतराल बढ़ाने का फैसला पारदर्शी व वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है। वैक्सीन पर भ्रमजाल फैलाने का एजेंडा अब नहीं चलेगा। मुंबई में बिना आईडी और मोबाइल फोन वाले बेसहारा लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। इसके तहत भीख मांगकर गुजारा करने वालों, अनाथों, बाई और ऐसे दूसरे वर्गों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मुंबई के जिनेश शाह इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिनेश मुंबई के जैन मंदिर में चल रहे वैक्सीनेशन का हिस्सा हैं और अब अपनी गारंटी पर ये बेबस लाचार लोगों की मदद कर उन्हें वैक्सीनेट करा रहे हैं। मुंबई में डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए चलाए जा रहे संजीवनी आपके द्वार अभियान के तहत बुधवार को 500 ऑटो ड्राइवर्स को टीका लगाया गया। ऑटो ड्राइवर्स को मुफ्त टीका लगाने का आयोजन बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने किया था। संजीवनी आपके द्वार अभियान का मकसद लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाना है। मुंबई में अब तक करीब 70 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिनमें से करीब 11 लाख लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश में वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल जिला मुख्यालय में 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया। पहले दिन करीब 300 लोगों ने टीका लगवाया। जिला प्रशासन ने 2.5 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। राज्य में अभी तक करीब 6 लाख लोगों को ही दोनों डोज लगाए गए हैं। देश में कई राज्यों में स्कूल कॉलेज खोलने के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली में फिलहाल स्कूल ऑनलाइन मोड में ही काम करना जारी रखेंगे। यूपी में सिर्फ शिक्षक और कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई से 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। बिहार में हालात ठीक होने पर अगले महीने से स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा रहा है। एमपी और हरियाणा में हालात पूरी तरह से काबू होने पर ही स्कूलों को खोला जाएगा। इधर TV9 भारतवर्ष पर गाजियाबाद कांड के पीड़ित अब्दुल समद ने बड़ा दावा किया है। गाजियाबाद के वायरल वीडियो से बौखलाए सीएम योगी ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और पटना में लोक जनशक्ति पार्टी में दावेदारी को लेकर आज होगा शक्ति प्रदर्शन। देश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। गाजियाबाद के अब्दुल समद के वायरल वीडियो मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में अब्दुल समद ने दावा किया है कि मुझे मारा पीटा गया और दाढ़ी काट कर जय श्री राम के नारे लगवाए गए। मेरा ताबीज बनाने वाले पुलिस के दावे से कोई लेना देना नहीं है। अब्दुल ने आरोपियों के पहले से जानने के पुलिस के दावे को भी गलत बताया। अब्दुल समद ने बयान दिया है कि पुलिस के बुलाने पर अपना बयान दूंगा। नारे लगवाए उन्होंने जय श्री राम के। अब्दुल समद के वायरल वीडियो मामले में गाजियाबाद पुलिस ने लोनी के समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उम्मेद पहलवान पर वायरल वीडियो के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप है। इस बीच पुलिस ने वायरल वीडियो मामले में आरोपी सद्दाम बोना को गिरफ्तार कर लिया है। सद्दाम ने ही 5 जून को अब्दुल समद को अपनी स्कूटी से मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर के घर छोड़ा था। वायरल वीडियो के जरिए योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में हैं। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करे। फेक वीडियो, फेक न्यूज के प्रसार करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के साथ सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वायरल वीडियो मामले में लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को शिकायत देकर राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और अभिनेत्री स्वरा भास्कर पर रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है। गुर्जर का आरोप है कि सोशल मीडिया पर तीनों ने भ्रामक पोस्ट शेयर कर धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। पुलिस ने वीडियो मामले में राणा अयूब समेत 6 लोगों के साथ ट्विटर पर भी केस दर्ज किया है। ओवैसी चलो तो बीमार है। लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस गुट राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना में सूरजभान सिंह के घर पर होगी। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पारस गुट ने बवाल से बचने के लिए सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी है। पशुपति पारस ने चिराग पासवान को तानाशाह बताया तो चिराग पासवान ने बयान दिया है कि शेर का बेटा हूँ, जिनको संघर्ष पसंद नहीं उन्होंने मुझे धोखा दिया है। पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता बनाए जाने के बाद चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष को खत लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने की गुजारिश की है। चिराग ने कहा कि जिस तरह चुनाव हुआ वो एलजेपी पार्टी के संविधान के मुताबिक गलत है। इसका फैसला पार्टी की संसदीय कमेटी या राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना होता है। चिराग ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर पार्टी तोड़ने की साजिश करने का आरोप लगाया। राजधानी दिल्ली में आज और कल होने वाली भारतीय सेना की महत्वपूर्ण बैठक में पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी रिव्यू पर चर्चा होगी। सुबह 9:30 बजे कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ, वाइस आर्मी चीफ, डिप्टी चीफ और सभी आर्मी कमांडर के साथ साथ उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। बैठक में थिएटर कमांड की सेना के लेवल पर लागू करने, एकीकृत युद्ध समूह रूपरेखा को अगले साल तक कैसे लागू करना है, इस पर चर्चा होगी।
चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि असम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा सड़क संगठन के लिए बनाए गए 12 सड़कों का उद्घाटन करेंगे। 10 देशों के आसियान और सहयोगी देशों के साथ हुई बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और कट्टरता को दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने फैसला किया है कि डिफेंस सेक्टर में देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां चलाने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 कॉर्पोरेट कंपनियों में बदला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम बताया है। सरकार ने ये फैसला देश में सैन्य उपकरण और हथियार बनाने वाले सबसे बड़े बोर्ड की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया है, जिससे आने वाले दिनों में प्रोडक्शन और क्वालिटी बेहतर होगी। अमृतसर में किसने लगाए सारा पंजाब सिद्धू के साथ वाले पोस्टर? कर्नाटक बीजेपी में कैसे खत्म होगी सियासी कलह? और प्रयागराज में तमंचे पर डिस्को करने वाले को क्यों तलाश रही है पुलिस? राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी लोकेश कुमार जांगिड़ ने अपनी ही सरकार और सिस्टम में भ्रष्टाचार को लेकर वायरल हुए व्हाट्सएप चैट पर सफाई दी है। लोकेश कुमार ने बयान दिया है कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। जो चैट वायरल हुआ है उसे मैंने ही लिखी है। मुझे जो शो कॉज नोटिस दिया गया वो चैट को लेकर नहीं बल्कि बड़वानी से हुए तबादले पर पीएस मैडम का ऑडियो अपने साथियों को भेजा था, उसे लेकर नोटिस जारी हुआ है। जांगिड़ ने कहा कि 9 पोस्टिंग में उनका 8 बार तबादला हो चुका है। यूपी के महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में भगोड़े आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार की पुलिस 50 से 60 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। 1 लाख रुपए के इनामी पाटीदार बीते 8 महीने से फरार हैं। प्रयागराज के एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा ने कहा कि महोबा की 3 और प्रयागराज की 2 टीमों के साथ एसटीएफ की टीम को भी भगोड़े मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी घमासान को खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को 20 जून के लिए दिल्ली तलब किया है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी दोनों नेताओं से बात करेंगी। वहीं पंजाब के अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक सारा पंजाब सिद्धू के साथ वाले पोस्टर लगाकर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा से नाराज चल रहे बीजेपी नेताओं को मनाने बेंगलुरु पहुंचे बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने बयान दिया है कि बीजेपी के सभी नेता एकजुट हैं। येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। अगर किसी विधायक को कोई शिकायत है और बात करनी हो तो सीधे सामने से आकर बात करें, मीडिया में बयानबाजी से बचें। देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स में बुधवार की रात करीब 10:30 बजे आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एम्स के प्रशासनिक विभाग की 9वीं मंजिल पर लगी आग को फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। 9वीं मंजिल कोरोना मरीजों की जांच के लिए बनाई गई डेडिकेटेड लैब में सबसे पहले आग लगी। आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूपी के बरेली के इज्जत नगर थाने में गायत्री नगर में एक युवक की संदिग्ध हालत में फांसी लगाने से सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मनोज के शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को मनोज के पास से सुसाइड नोट नहीं मिला है। पड़ोसियों के मुताबिक मृतक मनोज नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। लॉकडाउन के बाद बेटी और बेटे के साथ घर पर ही रह रहा था। मनोज की पत्नी, पति और दोनों बच्चों को छोड़कर मायके चली गई थी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब प्लेटफॉर्म से कुछ दूर पहले ही नौचंदी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे के बाद प्रयागराज से चलकर मेरठ सिटी की तरफ जा रही नौचंदी एक्सप्रेस के सभी यात्री सुरक्षित हैं। एडीआरएम अश्वनी श्रीवास्तव के मुताबिक नौचंदी एक्सप्रेस के इंजन के 2 पहिए पटरी से उतर गए, जिसे वापस फिर से पटरी पर चढ़ा दिया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।